प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मौर्य वंश के जिस शासक का अध्ययन करेंगे, वह है सम्राट अशोक। अशोक भारतीय इतिहास में ही नहीं, वरन विश्व के इतिहास में एक असाधारण और महान सम्राटों की गिनती में आता है। अशोक के राजा बनने से पूर्व ही वह प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर चुका था। जैसा कि मौर्यों की शासन परंपरा थी कि राजकुमारों को प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, उसी अनुसार जो उसका ज्येष्ठ भाई था सुसीम, उसे उत्तरापद का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हम पढ़ चुके हैं बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जहां का शासक सुसीम था, यानी उत्तरापद का। और सुसीम उसे जब नहीं दबा पाया, असफल हुआ, तो अशोक वहां गया और उस विद्रोह को शांत करने में सफल रहा था। स्पष्ट है कि अपने राजकुमार के काल में ही वह अपनी दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, वीरता और प्रशासकीय योग्यता का परिचय दे चुका था। लेकिन अशोक का जो राज्याभिषेक है, वो अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष उपरांत हुआ। ये जो 4 वर्ष का अंतराल है, ऐसा माना जाता है और बहुत से साक्ष्य भी यह मानते हैं कि उसने अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया और ये 4 वर्ष गृह युद्ध चलता रहा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि उसका ज्येष्ठ भाई सुसीम था। अशोक चूंकि ज्येष्ठ नहीं था, इसलिए संभवतः उसके कुछ भाई, कुछ दरबारी, कुछ मंत्री सुशीम के पक्ष में रहे होंगे और कुछ अशोक की योग्यता के कारण उसके पक्ष में रहे होंगे। और दोनों पक्षों के बीच में जो संघर्ष चला, उसी में 4 वर्ष व्यतीत हो गए। अतः 4 वर्ष के उपरांत अशोक मौर्य वंश का शासक बना। अशोक का शासनकाल लगभग 37 वर्ष का माना जाता है और उसके इस काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो काल है वो है उसके राज्याभिषेक से लेकर उसके शासन के 7वें वर्ष तक। इस काल में अशोक बहुत ही क्रूर माना गया है और उसे चंडाशोक, कामाशोक के नाम से पुकारा गया है। बहुत सारे ग्रंथों में इस तरीके का उल्लेख मिलता है कि उसने एक नरक यातना शिविर जैसा बना रखा था, जहां बहुत सी यातनाएं दी जाती थीं। बड़ा ही निर्दय था, इसी प्रकार की बहुत सारी आज्ञाएं देता था जो निर्दयता की हर सीमा को लांघ जाती थी। इसके बाद 8 वर्ष से, यानी उसका जो शासन का 8वां वर्ष था, तब से लेकर 27वें वर्ष तक का शासन आता है। यह वो काल है जो कलिंग युद्ध के बाद आरंभ हुआ। तब से लेकर 27वें वर्ष तक अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म के लिए प्रयास किया। इसके बाद 28वें वर्ष के शासन से लेकर 37वें वर्ष तक का शासनकाल आता है, जिसमें अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हो गया था और प्रजा के कल्याण के लिए ही कार्य करने लगा था। अशोक के समय की जो विजय हैं, उसमें उल्लेखनीय और एकमात्र विजय जो हमें ग्रंथों से प्राप्त होती है, वह है कलिंग की विजय। इस विजय के बारे में हमें स्वयं अशोक के शिलालेखों से ही पूरी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उसका जो 13वां शिलालेख है, 13वां अभिलेख है, वो उसने इस विजय और उसके परिणामों के बारे में ही लिखवाया है। अपने शासन के 8वें वर्ष में उसने ये युद्ध लड़ा था, ये भी हमें उसके अभिलेख से प्राप्त होता है। और संपूर्ण विवरण, कितने लोग मरे, कितने लोग बंदी हुए, इस युद्ध का उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सब हमें उसके 13वें अभिलेख में प्राप्त होता है। युद्ध के क्या कारण रहे थे, इसके लिए विद्वानों ने विभिन्न कारणों की चर्चा की है। पहला कारण ये माना जाता है कि अशोक भी अपने पितामह यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना चाहता था। और चूंकि कलिंग का राज्य
उसके साम्राज्य के एकदम समीप था। बिहार के एकदम पास ही है, आप जानते हैं उड़ीसा में है कलिंग प्रदेश और बिहार के पास ही पड़ता है उड़ीसा। तो बिहार के एकदम पास उसके साम्राज्य, मगध साम्राज्य के एकदम पास होने के कारण जो कलिंग था उसको स्वतंत्र अशोक नहीं देख सकता था, इसीलिए उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। दूसरा, कलिंग की जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत ही बढ़ रही थी और बढ़ते हुए एक स्वतंत्र देश जो कि एकदम आपके पास का सीमावर्ती प्रदेश भी हो सकता है था, उसकी बढ़ती हुई शक्ति अशोक के साम्राज्य के लिए एक संकट थी। और डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि यही कारण था कि अशोक ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। डॉक्टर रोमिला थापर एक और कारण बताती हैं। वो कहती हैं कि दक्षिण भारत की ओर जाने वाला जो जल मार्ग था और स्थल मार्ग था, अशोक उन दोनों ही मार्गों को अपने अधीन करना चाहता था और दक्षिण भारत की ओर जाने वाला मार्ग कलिंग होकर ही जाता था। इसलिए कलिंग पर आधिपत्य अशोक के लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त कलिंग अपने हाथियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था और अशोक के राज्य की सुरक्षा, उसके विस्तार के लिए हाथियों की सेना अत्यंत आवश्यक थी। आप जानते हैं विद्यार्थियों कि भारत की या प्राचीन भारत की सेनाओं में गज सेना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और अशोक के समय में भी हाथियों की सेना अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो कलिंग में पाए जाते थे, बड़े प्रसिद्ध थे वहां के हाथी, इसलिए भी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। प्लिनी नामक जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि कलिंग जो है वो सामुद्रिक व्यापार हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था, अतः अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग वासियों ने बहुत ही वीरता के साथ अशोक का सामना किया। वहां पे यहाँ तक कि स्त्रियों ने भी हथियार उठाए और स्त्रियां भी युद्ध के अंदर आईं। 13वें अभिलेख से हमें पता चलता है कि ये युद्ध इतना भयंकर था कि 1 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और बहुत सारे लोग घायल हुए, हताहत हुए। अशोक विजयी हुआ युद्ध में और कलिंग उसके अधीन हो गया। इस कलिंग युद्ध के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। सबसे पहला परिणाम तो यही था कि कलिंग की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। दूसरा, जैसा कि हर युद्ध में होता है, जनधन की हानि हुई। बहुत सारे लोग कलिंग की सेना के भी मारे गए और अशोक की सेना के भी बहुत सारे लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन में धर्म युग का आरंभ हुआ। जैसा कि 13वें अभिलेख में वो ये कहता है कि अब उसने भेरी घोष छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया है, धम्म के युग को आरंभ किया है। साथ ही साथ अशोक ने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निश्चय लिया। यह भी हमें उसके 13वें शिलालेख से पता चलता है। विद्वान मानते हैं कि इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जब हम अशोक और बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बात कहाँ तक सही है। इसके बाद कलिंग के प्रशासन को सुविधा के लिए, क्योंकि कलिंग बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो कलिंग को प्रशासन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी भाग, और 2 राजधानियां वहां बना दी गईं, धौली और जौगढ़। और वहां पे जो राजकुमार थे उसको प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक साम्राज्यवादी शासक को धर्म युग के आरंभ की ओर प्रेरित करने वाला युग ये युद्ध था। इसीलिए न केवल अशोक के जीवन में बल्कि विश्व इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
डॉक्टर राय चौधरी तो ये कहते ही हैं कि मगध साम्राज्य का जो उत्थान आरंभ हुआ था, जो बिंबिसार ने आरंभ किया था, वो अशोक ने तब तक चलता रहा जब तक कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी तलवार को नीचे नहीं रख दिया।